एक औरत अपने ही घर में पागलों की तरह दीवारों से सिर पटककर जान दे देती है। एक बच्चा पानी पीने के बाद बस के नीचे आ जाता है और एक आदमी अपने ही घर के वार्डरोब में गायब हो जाता है। इन तीनों मौतों को क्या जोड़ता है? ये कहानी 3 अलग अलग घरों से जुड़े एक ऐसे भयानक राज की है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस खौफनाक सफर को पूरा देखने के लिए वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो कहानी की शुरुआत होती है एक औरत से जो अपने किचन में खाना बना रही थी। तभी अचानक उसे सिंक के पाइप से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब उसका हस्बैंड हुआन घर लौटता है तो वो पूछता है कि उसने खाना क्यों नहीं बनाया। वो औरत उसे उन अजीब आवाज़ों के बारे में बताती है। हुआन खुद चेक करता है लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। वो अपनी बीवी से कहता है कि ज्यादा मत सोचो और आराम करो। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आना बाकी था। उसी रात जब उसकी बीवी बाथरूम जाती है, हुआन को दीवार के दूसरे तरफ से खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। सुबह के 5 बजे दीवार कौन खटखटाएगा? गुस्से में हुआन अपने पड़ोसी को रुकने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वो दोबारा सोने की कोशिश करता है वही आवाज़ फिर से आने लगती है। फ्रस्ट्रेट होकर वो अपने पड़ोसी वॉल्टर के घर जाता है और डोरबेल बजाता है। कोई दरवाज़ा खोलता है पर कुछ बोलता नहीं। ये बात हुआन को बहुत अजीब लगती है और वो वापस अपने घर आ जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि असल आवाज़ तो उसके अपने बाथरूम से आ रही थी। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी बीवी पागलों की तरह दीवारों से टकरा रही है, जैसे उस पर किसी शैतानी ताकत का कब्जा हो गया हो। हुआन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो पागलों की तरह खुद को दीवारों पर मारती रहती है। थोड़ी देर बाद हुआन से मिलने 3 लोग आते हैं, एक फोरेंसिक एक्सपर्ट, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और एक फीमेल प्रोफेसर। वे उसकी पत्नी की मौत की जांच नहीं बल्कि घर में हो रही अजीब घटनाओं की वजह जानने आए थे। हुआन बताता है कि उसका पड़ोसी वॉल्टर पिछले कुछ दिनों से रात में अजीब अजीब आवाज़ें निकालता था। पता चलता है कि वॉल्टर ने कुछ दिन पहले उनसे कांटेक्ट किया था और बताया था कि उसके घर में भी अजीब घटनाएं हो रही हैं। शाम को हुआन वॉल्टर के घर आता है और दीवार खटखटाने के बारे में पूछता है। वॉल्टर बहाना बना देता है कि वो घर में रिपेयर का काम कर रहा है। वो एक कैमरा खरीदता है और उसे अपने कमरे में इस तरह सेट करता है कि रात में होने वाली घटनाएं रिकॉर्ड हो सके। जैसे ही वॉल्टर सोता है एक अजीब आवाज़ उसे जगा देती है। वो धीरे से बेड के नीचे झांकता है। तभी उसका रिकॉर्डिंग कैमरा अचानक जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही वो खिड़की की तरफ देखता है उसे एक अजीब परछाई नजर आती है। डर के मारे वो तुरंत लाइट जलाता है लेकिन परछाई गायब हो जाती है। वो अपना कैमरा उठाकर रिकॉर्डेड फुटेज देखने लगता है। उसमें वो देखता है कि जब वो सो रहा था एक डरावना सा साया उसे घूर रहा था। फिर वो धीरे धीरे वार्डरोब में चला जाता है। शायद इसी वजह से कैमरा गिर गया होगा। शॉक होकर वॉल्टर वार्डरोब की तरफ देखता है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था लेकिन हिम्मत जुटाकर वो आगे बढ़ता है और वार्डरोब का दरवाज़ा खोलता है। अंदर उसे सिर्फ अपने पुराने कपड़े टंगे हुए मिलते हैं। लेकिन जब वो वीडियो को दोबारा चलाता है और थोड़ा पीछे करता है तो उसे एहसास होता है कि वो अजीब परछाई असल में बेड के नीचे से निकली थी। अचानक वार्डरोब का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो भूतिया साया अंदर ही होता है। डरते डरते वॉल्टर वार्डरोब में देखता है और अपनी ही गन के रिफ्लेक्शन में उसे वही परछाई नजर आती है। वो गन उठाने ही वाला था कि तभी किसी अनदेखी ताकत ने उसे जमीन पर पटक दिया। फिर सब कुछ शांत हो जाता है। अगर आप वॉल्टर की जगह होते और ये सब अपनी आंखों से देखते तो क्या करते? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। अगली सुबह एक बच्चा फुटबॉल खेलते हुए गलती से वॉल्टर के घर के पास आ जाता है। वो सिर्फ पानी पीने के लिए अंदर आया था लेकिन वॉल्टर अचानक गुस्से में आ जाता है और लड़के को तुरंत जाने के लिए कहता है। डरा हुआ बच्चा भागने ही वाला था कि तभी एक तेज रफ्तार बस उसे टक्कर मार देती है। जोरदार धमाके की आवाज सुनकर हुआन बाहर भागता है और देखता है कि वो बच्चा अलीसिया का बेटा है जो उसकी पड़ोसी थी। वो जोर जोर से अलीसिया को बुलाने लगता है। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और जांच शुरू करती है। सड़क पर लगे खून को साफ करके धो दिया जाता है। ये डिटेल बाद में बहुत जरूरी साबित होगी। बच्चे के फ्यूनरल के बाद हुआन के मन में एक सवाल घूम रहा था। उसने अपने पड़ोसी वॉल्टर को कई दिनों से नहीं देखा था। दूसरी तरफ फोरेंसिक एक्सपर्ट जानो को पुलिस से एक कॉल आता है जो एक रहस्यमयी केस में उसकी मदद मांगते हैं। जब वो सीन पर पहुंचता है तो पाता है कि जिस औरत ने घटना की रिपोर्ट की थी वो कोई और नहीं बल्कि अलीसिया थी, जिसके बेटे को कुछ दिन पहले बस ने टक्कर मार दी थी। अलीसिया पुलिस को बताती है कि उसने अपने दरवाजे के बाहर अजीब आवाजें सुनी और जब उसने बाहर देखा तो उसे एक छोटे बच्चे की परछाई में अजीब पैरों के निशान दिखे। फोरेंसिक एक्सपर्ट जानो को लगता है कि दुखी माँ कल्पना कर रही है, लेकिन तभी दूध का गिलास अपने आप गिर जाता है जो उसे भी चौंका देता है। उसने अलीसिया को शांत रहने में मदद करने के लिए कुछ दवा देने की भी सलाह दी। जैसे ही जानो घर से बाहर निकलता है उसकी नज़र सड़क के उस पार खड़ी एक औरत पर पड़ती है जो इस घटना की तस्वीरें ले रही थी। वो जानी पहचानी लग रही थी, इसलिए वो उससे बात करने के लिए आगे बढ़ता है। बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि अलौकिक घटनाओं की रिसर्चर प्रोफेसर एल्बर्ट है। वो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। एल्बर्ट बताती है कि उसने इलाके में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में सुना था और उन्हें समझने आई थी। तभी एक छोटा बच्चा अपना खिलौना ढूंढते हुए अनजाने में दीवार के आर पार होकर गलती से कमरे में आ जाता है।
वो कमरे में रखी लाश को देख लेता है। जैसे ही उसकी नजर लाश पर पड़ती है, उसका सिर अचानक उसकी ओर घूम जाता है। दूसरी तरफ जब फोरेंसिक एक्सपर्ट जानो को एक पुरानी तस्वीर दिखाई जाती है, तो वो उसे महज एक इत्तेफाक कहकर खारिज कर देता है। हालांकि प्रोफेसर एल्बर्ट को इसमें एक कनेक्शन नजर आता है। उसका मानना था कि इन 3 रहस्यमयी घटनाओं के बीच निश्चित रूप से कोई गहरा लिंक है। अचानक बाहर से एक बच्चे की जोरदार चीख सुनाई देती है। जब एल्बर्ट दरवाजे की तरफ देखती है तो वो उसे खुला हुआ पाती है। वो तुरंत समझ जाती है कि कोई अंदर आया है। सावधानी के तौर पर वो लाश को एक फ्रिज के अंदर रख देते हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि ये पूरी घटना उस बच्चे के कैमरा में रिकॉर्ड हो गई थी। इसके बाद जानो पुलिस ऑफिसर फ्यूज से मिलता है और दोनों तय करते हैं कि जब मृतक की मां सो रही होगी तो वे लाश को ठिकाने लगा देंगे। लेकिन जैसे ही वे लाश को हिलाना शुरू करते हैं, रेफ्रिजरेटर अचानक हिलने लगता है, जैसे अंदर से कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। इस घटना के बाद प्रोफेसर एल्बर्ट फ्यूज को सहयोग करने के लिए मना लेती है। फिर घटनाओं को क्रोनोलॉजिकली जोड़कर उन्हें पता चलता है कि इन तीनों केसेस में कोई गहरा कनेक्शन है। पुलिस ने उन्हें जांच की इजाज़त दे दी थी, लेकिन उन्हें हुआन की लिखित सहमति भी चाहिए थी, क्योंकि जांच का कुछ हिस्सा उसके घर के अंदर होना था। हुआन पहले ही अपनी मंजूरी दे चुका था। अब फ्यूज और रोजेनटॉक एल्बर्ट के साथ अलीसिया के घर जाते हैं। हालांकि अलीसिया ने लंबे समय से अपना बिजली का बिल नहीं भरा था और पावर काट दी गई थी। फोरेंसिक टीम मृतक बच्चे के घर जाती है, जो ठीक वॉल्टर के घर के सामने था। दूसरी ओर प्रोफेसर एल्बर्ट वहां हो रही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का पता लगाने के लिए अपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट सेट करती है। अलीसिया के घर में पावर आउटेज के कारण फ्यूज प्रोफेसर से पूछता है कि क्या उन्हें बिजली बहाल करनी चाहिए, लेकिन रोजेनटॉक मना कर देता है। उसका मानना था कि आत्माएं अंधेरे में ज्यादा एक्टिव होती हैं और इस केस के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए अंधेरा जरूरी था। अजीब घटनाएं तब होने लगती हैं जब फ्यूज और रोजेनटॉक किचन में पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि कुछ बर्तन रहस्यमय तरीके से कबर्ड के ऊपर चिपके हुए हैं। जैसे ही रोजेनटॉक उनमें से एक को छूने की कोशिश करता है, एक चाकू अचानक हवा में उठता है और उसके हाथ पर गहरा घाव कर देता है। जैसे ही फ्यूज मदद के लिए आगे बढ़ता है, रोजेनटॉक को कुछ और भी भयावह नजर आता है। कबर्ड के अंदर छिपी कोई चीज उसका खून पी रही थी। ये देखकर फ्यूज तुरंत अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन रोजेनटॉक उसे गोली चलाने से रोक देता है और अपने घाव से चाकू निकालने लगता है। इसके बाद फ्यूज रोजेनटॉक को एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है। जब रोजेनटॉक अपना घाव साफ कर रहा था तो फ्यूज को एहसास होता है कि कमरे की सभी वस्तुएं कांप रही हैं। उसे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो पहले ही समझ गया था कि ये आत्माएं खून की तरफ आकर्षित होती हैं। रोजेनटॉक तुरंत उसे कमरा साफ करने के लिए कहता है। इसी बीच जानो को फ्यूज का कॉल आता है। फ्यूज कहता है कि वो अब वहां और नहीं रह सकता, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देखा है जिसे वो समझा नहीं सकता। वो ये भी बताता है कि उसे दिल की बीमारी है और वो इतना स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी जानो को अपने कमरे के शीशे में कुछ अजीब दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके बेड के पास खड़ा है, लेकिन वो साया सिर्फ शीशे में दिखाई दे रहा था। अचानक वो भूतिया साया शीशे से बाहर निकलने लगता है और उसी पल कॉल कट जाता है। दूसरी ओर प्रोफेसर एल्बर्ट को भी कुछ असामान्य महसूस होता है। वो दीवार पर एक दरार पड़ती हुई देखती है। इस बीच फ्यूज को रोजेनटॉक मिलता है और वो उसे बताता है कि वो तुरंत इस जगह को छोड़ना चाहता है। लेकिन तभी रोजेनटॉक को एक नया सुराग मिलता है और वो फ्यूज से उस पर ध्यान देने के लिए कहता है। जब वे बेड के नीचे देखते हैं तो उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही वे दूसरी तरफ मुड़ते हैं, वे अपने सामने का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। पूरा कमरा अजीबोगरीब जीवों से भरा हुआ था। रोजेनटॉक का मानना था कि अंधेरा और रोशनी एक ही समय में एक ही बिंदु पर मौजूद होते हैं। उन्हें देखने के लिए बस सही पर्सपेक्टिव की जरूरत होती है। फ्यूज इस नज़ारे को देखने के बाद खुद को संभालने के लिए संघर्ष करता है और तुरंत घर से बाहर भाग जाता है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसे रोजेनटॉक को अपने साथ ले जाना चाहिए। जब फ्यूज उस घर पहुंचता है जहां जानो था, तो वो कई बार आवाज लगाता है, लेकिन जानो कोई जवाब नहीं देता। तभी फ्यूज की नजर अचानक कबर्ड पर पड़ती है, जहां हाथ के आकार में खून का ताजा धब्बा था। हिम्मत जुटाकर वो कबर्ड खोलता है, लेकिन अंदर केवल कुछ बर्तन और कपड़े थे। उस पल उसे रोजेनटॉक के शब्द याद आते हैं, अगर तुम अपना पर्सपेक्टिव बदलोगे तो सच्चाई अलग दिखाई देगी। जैसे ही फ्यूज कबर्ड के किनारे की ओर बढ़ता है, अंदर से एक जोरदार धमाके जैसी आवाज आती है। हिम्मत जुटाकर वो दरवाजा खोलता है और जो देखता है उससे वो दंग रह जाता है। कबर्ड के अंदर कोई और नहीं बल्कि जानो था, लेकिन जानो की हालत देखकर साफ था कि वो अब जिंदा नहीं है। इस बीच प्रोफेसर एल्बर्ट दीवार में पड़ी दरारों की सावधानीपूर्वक जांच कर रही थी, जब उसे वहां एक आदमी छिपा हुआ मिला। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वॉल्टर था, जो लंबे समय से गायब था। तभी फ्यूज आता है और बताता है कि जानो के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। वो उसे चेतावनी देता है कि उस रात हो रही किसी भी बात पर विश्वास न करे, क्योंकि इन सभी घटनाओं पर एक अलौकिक शक्ति का प्रभाव था। रहस्य आखिरकार तब सामने आया जब एल्बर्ट ने समझाया कि ये भूतिया संस्थाएं पानी के जरिए फैल रही थी। जिस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था उसने उसी घर से पानी पिया था। जब पुलिस ने एक्सीडेंट साइट को साफ किया तो उन्होंने अनजाने में उस पानी को सीवर में बहा दिया। यही वजह थी कि जुआन की पत्नी को किचन में अजीब आवाजें आने लगी थी। जैसे ही फ्यूज और एल्बर्ट दरारों को देख रहे थे, अंदर से एक हाथ निकलता है और एल्बर्ट को पकड़ लेता है। ये नज़ारा इतना भयानक था कि फ्यूज का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है। उसी पल दीवार से एक शैतानी साया निकलने लगता है। दूसरी ओर जब रोजेनटॉक अपने कैमरा रिकॉर्डिंग्स की समीक्षा कर रहा था तो उसके पीछे का वार्डरोब अचानक अपने आप खुल जाता है। ये देखकर वो भी उतना ही डर जाता है। हालांकि फ्यूज किसी तरह इस भयानक रात से बचने में कामयाब हो जाता है।
जब फ्यूज को होश आता है तो वो देखता है कि कमरे का सारा फर्नीचर अपने आप हिल रहा है। तभी कोई आता है। वो कोई और नहीं बल्कि अलिसिया थी। फ्यूज अलिसिया से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन वो उस पर फ्यूरियस थी क्योंकि वो अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए उसे दोषी मानती थी। अलिसिया ने बच्चे के मोबाइल पर रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो देखा था जिसमें फ्यूज एक लाश को छिपा रहा था, लेकिन फ्यूज के बार बार भीख मांगने के बाद अलिसिया नरम पड़ जाती है। आखिरकार वे एक रिश्ते में थे। जैसे ही फ्यूज कार में बैठने वाला होता है उसे अचानक बच्चे की लाश दिखाई देती है, जिससे उसे शॉक लगता है और उसे महसूस होता है कि अलिसिया पूरी तरह से अपना दिमागी संतुलन खो चुकी है। वो तुरंत दूसरी कार लेता है और हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। हालांकि प्रोफेसर एल्बर्ट की मौजूदगी फ्यूज को और भी डरा देती है, जिससे वो कार की स्पीड बढ़ा देता है। लेकिन कुछ दूर गाड़ी चलाने के बाद वो सड़क किनारे अपनी कार रोकता है और अपने रेडियो ट्रांसमीटर का उपयोग करके अपने दोस्त को कॉल करता है। इस बीच अलिसिया पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी और अपने बच्चे की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा चुकी थी। पुलिस के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने फ्यूज का लोकेशन अलिसिया के साथ शेयर कर दिया। उन्हें लगा कि फ्यूज अभी भी उन घरों की जांच कर रहा है, इसलिए वे वहां गए। लेकिन पहुंचने पर उन्होंने पाया कि फ्यूज की कार वहां नहीं थी। जब फ्यूज ने ये सुना तो उसने तुरंत अपने ट्रांसमीटर का उपयोग करके अपने साथियों को तुरंत उस जगह को छोड़ने की चेतावनी दी। लेकिन तब उनके साथियों ने जवाब दिया, हमने एक फॉरेंसिक ऑफिसर को घर के बाहर अजीब तरीके से खड़े देखा। फ्यूज ने अपनी टीम को इसे इग्नोर करने और तुरंत चले जाने का आदेश दिया। हालांकि कुछ देर सोचने के बाद फ्यूज ने फैसला किया कि उसे वापस जाना होगा। जैसे ही वो पहुंचा, उसने अपनी कार की डिग्गी से पेट्रोल के 2 कैन निकाले। उसका इरादा उस शापित घर को जलाने का था ताकि इन रहस्यमयी ताकतों को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। जैसे ही वो ड्राइंग रूम में पहुंचा, उसने देखा कि अलिसिया ने फांसी लगा ली है। ये नज़ारा उसे अंदर तक हिला देता है, लेकिन वो खुद को संभालता है और पूरे घर में पेट्रोल छिड़क देता है। जब वो माचिस की तीली जलाता है तो वो बार बार बुझती रहती है। अचानक उसे एहसास होता है कि जैनो पास में खड़ा है और हर बार माचिस की तीली को फूंक मारकर बुझा रहा है। ये सीन फ्यूज को अंदर तक डरा देता है। समय बर्बाद किए बिना वो अपनी रिवॉल्वर से पेट्रोल पर गोली चलाता है, जिससे घर में आग लग जाती है। आग की लपटों ने उसे घेर लिया और वो बुरी तरह जल गया। 5 साल बाद वान उन घटनाओं को याद करता है। वो बताता है कि एक जांचकर्ता का चेहरा जल गया था। जैसे ही वो दरवाजे की ओर इशारा करता है, पास रखी कुर्सी अचानक हवा में उड़कर उनकी तरफ आती है, ये साबित करते हुए कि बुराई आज भी वहीं मौजूद है। यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन रहस्य बना रहता है। अगर इस मूवी के अंत में आपको भी उलझन में डाल दिया है तो वीडियो को लाइक करना और अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना।